कि सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल कर सकते हैं, पैकेज जिसके थ्रू हम डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बना सकते हैं। ठीक है, वही हमें अलाउ करता है। एंड देन हम क्या काम कर सकते हैं, जो ओआरएम वाला काम है सारा का सारा उस पैकेज से होता है। फिर जो सेकंड पैकेज होता है सीक्वल सर्वर, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सीक्वल सर्वर, वो इसलिए होता है कि जो हमारा ओआरएम है ना, वो जो क्लासेस की मैपिंग है वो हमारे डेटाबेस के साथ कर पाए, तो जिस डेटाबेस के साथ हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। थर्ड होता है टूल्स। टूल्स क्या काम करता है, अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे कुछ कमांड्स रन करनी है, जैसे कि आपको माइग्रेशन करना है या काइंड ऑफ अपडेट डेटाबेस, टूल्स पैकेज के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ठीक है, तो हमने ना कोड फर्स्ट अप्रोच पढ़ा है। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि हमारे पास क्लासेस होती है, हम उन क्लासेस के थ्रू क्या काम करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, और माइग्रेशन करके हम अपना डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी है, हमारे पास डेटाबेस ऑलरेडी बना पड़ा है, उसमें कुछ टेबल्स हैं, कुछ डेटा है, तो हम नया डेटाबेस तो नहीं बनाएंगे। तो उस टाइम पे हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, एक थर्ड अप्रोच और होता है, ठीक है, मॉडल अप्रोच। ठीक है, ईएफ कोर क्या काम करता है, उसको डीबी मॉडल अप्रोच जो होता है उसको सपोर्ट नहीं करता। अब ठीक है, तो हमने क्या काम की, हमारे पास ना एक स्कूल डेटाबेस है, स्कूल डेटाबेस जो कि सीक्वल सर्वर में बना हुआ है, उसको यूज करके हम अपने डीबी मतलब क्लास बनाएंगे और अपनी एंटिटीज डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, ये कमांड क्या काम करेगी, जो हमारा डेटाबेस है उस डेटाबेस के बेसिस पे हमारी जो एंटिटीज होती है उन एंटिटीज को जनरेट कर देगी। ठीक है, तो हमें कहाँ पे जाना है, हमें सबसे पहले मेन टूल्स में जाना है। टूल्स में वही न्यू गेट पैकेज मैनेजर, वहां पे पैकेज मैनेजर कंसोल, और पैकेज मैनेजर कंसोल पे अपनी कमांड को रन कर देना है, जिससे कि वो क्या काम करे, जो डेटाबेस में टेबल्स डिजाइन हो रखी है उनके उनसे रिलेटेड, ठीक है, जो मैपिंग है उसकी जो हमारी आई मीन एंटिटीज क्लास है, उन सब एंटिटीज क्लास को जनरेट कर दे। अच्छा, मतलब सर ये एंटिटीज खुद ही बना देगा, मुझे जरूरत नहीं तो पड़ेगी बनाने उसमें की? क्या काम करेगा, हाँ, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो वो क्या काम करेगा, उसके बाद ऊपर वाली कमांड जनरेट करने के बाद ना हमें एक कमांड और देनी पड़ती है, ये वाली गेट हेल्प स्कैफोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट डिटेल। तो वो क्या काम करेगा, उसकी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास भी जनरेट कर देगा। तो एक फोल्डर बन के आएगा मॉडल्स का, मॉडल के अंदर तुम्हारी सारी की सारी जो क्लासेस है वो आ जाएंगे, और जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो भी आ जाएगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि हमें बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा एक काम करना होता है। ये कोड तुम्हें नहीं देखना, ये कोड क्या काम करता है, जो हम वन टू वन मैपिंग होती है, वन टू मैनी मैपिंग होती है ना, वो ये मॉडल बिल्डर होता है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि वो मैपिंग बना के रखता है, तो वो कैसे मैपिंग बना के रखता है ये देख लेना मॉडल बिल्डर में। कि जैसे कि हमारी एक एंटिटी है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कोर्स नेम, जिसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है 50, और जो यूनिक कोड है इसका मतलब वो यूनिक नहीं है, वो डुप्लीकेट हो सकता है। फिर जैसे कि और जो ये हमारी कोर्स एंटिटी है, कोर्स एंटिटी के अंदर हमारा एक टीचर हो सकता है, और एक टीचर मैनी कोर्सेज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और जो फॉरेन की है वो क्या है, टीचर आईडी। ये पार्ट समझ में आ रहा है, जैसे हम क्लासेस में मैप करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से कोड से समझाने की ट्राई किया है। क्लियर? यस सर। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, हमने एक मॉडल मतलब कि एक टेबल थी स्टैंडर्ड, उसकी एक क्लास बना ली, एक मॉडल बना दिया स्टैंडर्ड। उस स्टैंडर्ड क्लास में एक प्रॉपर्टी है डिस्क्रिप्शन, जिसकी मैक्सिमम लेंथ 50 है और वो यूनिक नहीं है, मतलब डुप्लीकेसी हो सकती है। फिर उसमें एक प्रॉपर्टी हो रही है स्टैंडर्ड नेम, जिसकी लेंथ क्या है 50, और वो भी यूनिकोड नहीं है। ऐसे एक और स्टूडेंट क्लास हो गई, स्टूडेंट क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी हो गई स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी हो गई। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम की मैक्सिमम लेंथ हो गई 50, और ये भी यूनिकोड नहीं है। तो इन्होंने क्या काम कर रखा है, अच्छा एक ही समझ लो,
जैसे कि ऊपर थी एक स्टूडेंट टेबल, एक हो गई स्टैंडर्ड टेबल। तो इन्होंने स्टूडेंट की और स्टैंडर्ड की मैपिंग बताई है कि एक स्टैंडर्ड जो है विद मैनी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, एक स्टूडेंट के मैनी स्टैंडर्ड हो सकते हैं, और यहाँ पे जो फॉरेन की है वो स्टैंडर्ड की क्या है, स्टैंडर्ड आईडी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डीबी कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं समझा रहा मैं, ठीक है, मैंने पूरा बताया हुआ है क्या होता है, क्यों होता है। ऐड असिंक, ये मैं बताऊंगा जब हम ना असिंक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम लोगों को एक दिन, तब पढ़ेंगे। ऐड रेंज, ठीक है। फाइंड यूज करेंगे, बताऊंगा कि फाइंड कब यूज करते हैं। रिमूव रेंज यूज कर चुके हैं, सेव चेंजेस यूज कर चुके हैं, अपडेट रेंज, ठीक है, जितनी हमारी जरूरत के तो वो हम यूज कर चुके हैं। चेंज ट्रैकर के लिए मैं बता चुका हूं, एज ट्रैकिंग और एज नो ट्रैकिंग। ठीक है, जो तन्मय का एक फंक्शन था ना, ठीक है, जहाँ पे हमें सिटी वाइज स्टूडेंट्स का काउंट बताना था, तो हमने उसके लिए एक मॉडल बनाया था ना तन्मय। हाँ सर। और वो मॉडल रिटर्न किया था, समझ में आया था तुझे वो? नहीं सर, मेरी समझ नहीं आया वो वाला। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, हाँ। मतलब इतना तो सबको बताया ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एंटिटी यस सर। फ्रेमवर्क कोर क्या होता है, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें बताने की तो जरूरत नहीं ना। नहीं सर। ठीक है, फिर बढ़िया। अब आते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की ना फर्स्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं। उसमें भी हमें पता है, पहले हमने अपनी क्लास बना ली, क्लास बनाने के बाद हम अपने पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम माइग्रेशन कर देंगे। माइग्रेशन की वही कमांड होती है, ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नेम, और फिर अपडेट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। क्लियर? ये पार्ट क्लियर है सबको? ये एप्लीकेशन कैसे यस बनाते सर। हैं, और फिर हम अपने क्रूड ऑपरेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेरिंग पे, कि डेटाबेस से क्वेरी कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इसके प्रीवियस वर्जन्स में कर पा रहे थे ना, जो एंटिटी फ्रेमवर्क 6 था, 5 था, 4 था, सेम ही काम हम यहाँ पे करते हैं। वो क्या काम करता है, वो था हमारा लिंक टू एंटिटीज। ठीक है, अच्छा, इसमें हम vb.net यूज नहीं करते हैं, वीबी। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जो लिंक टू एंटिटीज होती है, जैसे कि हम क्या काम कर रहे थे, जब हम लिंक यूज कर रहे थे ना एंटिटीज से डेटा मांगने के लिए, उसको हम बोलते हैं लिंक टू एंटिटीज। हम क्या काम कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट बना रहे थे। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी स्टूडेंट्स क्लास है, तो हम स्टूडेंट से डेटा मांग रहे थे कि जहाँ पे फर्स्ट नेम हमारा बिल है, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू गेट नेम एक फंक्शन हुआ, और गेट नेम में वैल्यू क्या है, बिल। तो जहाँ पे फर्स्ट नेम की वैल्यू बिल है, वो सारे के सारे स्टूडेंट हमें रिटर्न कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, लिंक क्यू यूज कर रहे हैं, और लिंक क्यू लिख के हम एंटिटीज से डेटा मांग रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट टेबल हमारी क्या थी, एक एंटिटी थी, एंटिटी क्लास थी, तो इसको बोलते हैं हम लिंक टू एंटिटीज। अब ये चलता कैसा है, जो लिंक टू एंटिटीज होती है ना, वो क्या काम करती है, जैसे ही आपने उसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, वो रन हुई, तो ईएफ कोर क्या काम करता है, पहले उस लिंक टू एंटिटीज को सीक्वल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब वो सीक्वल में कन्वर्ट हो गई। सीक्वल में कैसे कन्वर्ट हुई, सिलेक्ट एस डॉट स्टूडेंट आईडी, एस डॉट डीओबी, मतलब स्टूडेंट के सारे कॉलम ले लिया, और एस किसको बोला उसने, स्टूडेंट्स को। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स देयर एस डॉट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, इसने तो गेट नेम लिख दिया। ठीक है, और गेट नेम एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, बिल। क्लियर? तो उसने क्या काम किया, जो भी तुम्हारी लिंक क्यू थी उससे एक एसक्यूएल जनरेट कर ली, और एसक्यूएल जनरेट करके उसने क्या काम किया, वो डेटाबेस पे एग्जीक्यूट की, और फिर उसका जो डेटा आया वो इसकी एसक्यूएल टेबल की फॉर्म में आएगा। फिर उसको एएफ कोर क्या करेगा, जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ में आया? ठीक है, ये पार्ट क्लियर है? सर आवाज कट रही बहुत ज्यादा। वॉइस कट रही है आपकी। अच्छा, ठीक ठीक है, बता दो। हेलो, यार बीच में बोल दिया करो, फिर ना मेरे को दोबारा सारा बोलना पड़ता है। ठीक है,
जब भी आवाज ना, अभी आ रही है? हाँ सर, अब क्लियर है। हेलो, यस सर, अब आ रही। आज सर आ रही ठीक है। है। तो मैं क्या, दोबारा सुनो, हम क्या करते थे, जो हमने काम किया था, कौन आ रही है अभी? यस और सर हम उन क्लासेस से, जो हमारी क्लासेस थी, वो एंटिटीज बोलते हैं उनको, उनसे डेटा मांग रहे थे, उन पे डेटा अपडेट कर रहे थे। तो इसका मतलब हम लिंक क्यू लिख रहे थे एंटिटीज के साथ, तो इसको हम बोलते हैं लिंक क्यू टू एंटिटीज। ठीक है। और ये कोर इस पे काम कैसे करता है, वो आपकी लिंक क्यू क्वेरी जो होती है, लिंक क्वेरी उसको परफॉर्म सर करता अभी है। नहीं आ रही आवाज आपकी, ठीक है, बीच में कट ये गई। काम होता है। अच्छा, सर आज काफी कट रही है आपकी क्लास, वो ये आपकी वाला voice। पार्ट तो समझ में आ गया, बात ठीक है भाई। एक बार अभी क्लियर है? हेलो, यस सर, यस सर। हेलो, सर हाँ आ सर, रही है। ठीक है। तो जब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे काम करते हैं ना, तो हमारी दो तरह की लोडिंग होती है दोस्त। एक होती है ईगर लोडिंग, एक होती है लेजी लोडिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईगर लोडिंग की। तो जो हम ईगर लोडिंग यूज करते हैं, इसका फायदा क्या होता है, जो हमारी रिलेटेड एंटिटीज होती है ना, अगर हमें रिलेटेड एंटिटीज का डेटा भी लेके आना है, तो उसके लिए हम इंक्लूड और देन इंक्लूड एक्सटेंशन मेथड्स का यूज करते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। तन्मय, अगर तूने देखा हो, जब हम कल परसों कोड पे काम कर रहे थे, हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट एड्रेस का रेफरेंस दिया था ना? हाँ सर दिया था। ठीक है। और जब मैं गेट ऑल स्टूडेंट वाली एपीआई कॉल कर रहा था, तो वो सिर्फ स्टूडेंट का डेटा लेके आ रहा था, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस का भी डेटा लेके आना चाहिए था, वो लेके नहीं आ रहा था। ये चीज हमने नोट की थी। हाँ सर। फिर हमने क्या काम किया था, सीक्वल में क्वेरी मार के तब वेरीफाई किया था कि जो काउंट वाला डेटा सही भी आ रहा है या नहीं। क्लियर? यस सर। यही किया था। हाँ। हाँ सर, ये तो किया क्या था। होता है, देख, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ किस लिए पूछ रहा था। स्टूडेंट हमारी एक क्लास थी, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक हमारी स्टूडेंट एड्रेस क्लास थी, और स्टूडेंट एड्रेस क्लास का रेफरेंस हमने स्टूडेंट के अंदर दिया था। ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि जब मैं स्टूडेंट का डेटा मांग रहा हूँ, तब उसके अंदर जो स्टूडेंट एड्रेस क्लास का रेफरेंस दिया है, उसके स्टूडेंट एड्रेस का भी डेटा आ जाए, तो उसके लिए हमें इंक्लूड मेथड को यूज करना पड़ेगा। और जैसे स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस क्लास थी, अगर ऐसे स्टूडेंट एड्रेस के अंदर भी हमने कोई और रेफरेंस दे रखा होता, तो उसके बाद हमें देन इंक्लूड को यूज करना पड़ता। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने कह दिया कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या बना दी मैंने, एक ग्रेड क्लास बना दी। जैसे कि मैं क्या काम करता है, स्टूडेंट के अंदर में क्या लिखता, स्टूडेंट एड्रेस था, तो इसको ऐसे लिखते, तो मैं कैसे लिखता, अगर मुझे स्टूडेंट के साथ आवाज कट रही है बहुत। स्टूडेंट एड्रेस का भी डेटा चाहिए। निशांत भाई आवाज कट रही है बहुत। अच्छा भाई, तुम लोगों को भी नहीं आ रही? सर अब तो आ रही है सही। अच्छा भाई, अब बाकी लोगों को तो आ रही है। तन्मय, अंशुल, तुम लोगों को आ रही है? हाँ सर, आ रही तो। ठीक है। नहीं आ तो रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। भाई तुम लोगों को भी कट कट के आ रही है? सर अभी तो ठीक आ रही है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कट जा।
जब भी कट जाए तभी टोक देना, ठीक है। तो जैसे कि हमारे स्टूडेंट क्लास थी, ठीक है। अब मुझे स्टूडेंट के अंदर मैंने कहा कि उन स्टूडेंट का डेटा लेके आओ जिनका फर्स्ट नेम क्या है, अंशुल है। उन सब स्टूडेंट का डेटा लेके आओ और उनके साथ साथ उनका स्टूडेंट एड्रेस भी ले आओ। तो स्टूडेंट एड्रेस कैसे लेके आएंगे? तो मुझे अगर जिन स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है मैंने वो सारे स्टूडेंट ऐड करने हैं और उनके साथ साथ उनका स्टूडेंट नेम भी लेके आना है। तो मैं क्या काम करूंगा, डॉट इंक्लूड लगा दूंगा। इंक्लूड के साथ साथ क्या काम करेगा, जो उसका रेफरेंस प्रॉपर्टी थी दूसरी क्लास को जो हमने रेफरेंस ऐड किया था उसका डेटा भी लेके आएगा इंक्लूड एक्सटेंशन मेथड के साथ। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईगर लोडिंग, कि हमने पहले ही डेटा सारा का सारा डेटा हमने मांग लिया। क्लियर? हेलो अंशुल, सर एक बार और बता दो। ठीक है, मतलब बार बार पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज सिर्फ ना मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि कल सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखे ना तो चीजें बेटर समझ में आए। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने क्या काम किया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये तो खुला हुआ है। स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट एड्रेस भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा था, ठीक है, इसको चला लेते हैं। ये एपीआई थी जो सारे स्टूडेंट्स का डेटा गेट करती थी, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो इसने किसी भी स्टूडेंट का स्टूडेंट एड्रेस का डेटा नहीं दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करके देखता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स थे मैं उनको बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स डॉट इंक्लूड स्टूडेंट एड्रेस। हुआ कोई सा कितने हो गए दिखा, कल किस टाइम आ सकता है, बंद हो गए, लगा ले शायद। कल किस टाइम आ सकता है मैं किसी को बताओ, कल सुबह 10 बजे आ जाए, ठीक है ठीक है अभी ठीक, कल सुबह आ जाए। देख अब क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड लगाया, ठीक है, तो इंक्लूड कीवर्ड क्या काम कर रहा है, इसने कहा कि जब आप स्टूडेंट का डेटा मांग रहे हो तो स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस एक एंटिटी है,
जो कि रेफरेंस प्रॉपर्टी है। तो आप उस स्टूडेंट के स्टूडेंट एड्रेस का डेटा भी दे दो। क्लियर? अब जब मैंने यहाँ पे एपीआई कॉल की तो इस बार मेरा रिजल्ट क्या आया, इसने क्या काम किया, जिस स्टूडेंट का एड्रेस डेटा था तो इसने मुझे स्टूडेंट का स्टूडेंट एड्रेस भी दे दिया। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये इंक्लूड और देन इंक्लूड क्या होते हैं, एक्सटेंशन मेथड्स होते हैं। ठीक है, और ये एक्सटेंशन मेथड अगर आपको जो रिलेटेड एंटिटीज है उनका डेटा भी साथ के साथ चाहिए, उनको मांगने के लिए यूज होता है, और इसको हम बोलते हैं ईगर लोडिंग। ठीक है, इसका मतलब पहले ही सारा डेटा मांग के ले आना। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको सीक्वल से भी रन कर सकते थे। ठीक है, कल एसक्यूएल क्वेरी भी जनरेट करेंगे। अगर आपको क्या काम करना है, हाथ के हाथ करके देख लेते हैं सेम काम। यहाँ पे फ्रॉम सीक्वल मेथड होता है हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, अपनी सीक्वल क्वेरी को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, और इंक्लूड में कह दूं एस इक्वल्स टू एस डॉट हमारा वो स्टूडेंट ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं ऐसा। तो मैंने कहा कि अगर आपको सिंपल लिंक क्यों ना लिख के सीक्वल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, तो क्या काम कर सकते हैं, एक फंक्शन होता है फ्रॉम रो सीक्वल, तो मैंने वो लिख दिया, उसके अंदर क्वेरी दे दी, और उसके साथ साथ कहा मैंने क्वेरी तो लिखी स्टूडेंट की, क्वेरी किसकी लिखी, स्टूडेंट की, स्टूडेंट का डेटा दे दो, और उसके साथ साथ कहते हैं कि इंक्लूड कर लो उसके स्टूडेंट एड्रेस का भी डेटा। क्लियर? अब चला के देखते हैं इसको फिर से। तो इसने फिर से डेटा दे दिया। तो फ्रॉम रो सीक्वल भी समझ में आया। अगर आपको सीधी का काम करनी है, एसक्यूएल क्वेरी रन करनी है, तो आप फ्रॉम सीक्वल रो चला सकते हैं, ये मेथड यूज करेंगे, एंड देन इसके बीच में पैरेंथेसिस में डबल कोट के बीच में अपनी क्वेरी को दे देंगे। क्लियर तन्मय? यस सर। सर ये सीक्वल वाली क्वेरी डायरेक्ट वहीं अप्लाई होगी क्या सीक्वल पे? हाँ, सीधी। अब एंटिटी मतलब फ्रेमवर्क कोड को ना इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ठीक ठीक है। है, और ये थोड़ा फास्ट काम करेगी। ठीक है, अब जैसे कि उस हमारे पास क्या था, स्टूडेंट के अंदर सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस था, तो मैंने एक इंक्लूड लगाया। अगर मैं उसके अंदर टीचर भी होते, उसके अंदर ग्रेड भी होता, तो मैं मल्टीपल इंक्लूड लगा के सारे के सारे डेटा को गेट कर सकता था। तो जितने जोन सा रिलेटेड एंटिटीज का डेटा आपको गेट करना है, उन सब के लिए इंक्लूड मेथड को यूज कर लो। ठीक है, अब आया था देन इंक्लूड। देन इंक्लूड मैंने कहा था कि कल समझाऊंगा कि क्यों होता है। आपने एक प्रॉपर्टी इंक्लूड कर ली, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट के अंदर क्या था, ग्रेड, और ग्रेड के अंदर अगर मेरे पास टीचर हो, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट एड्रेस था, अब स्टूडेंट एड्रेस के अंदर कोई और चीज हो, ठीक है, अगर उनका डेटा भी गेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं देन इंक्लूड। ठीक है, उनको ला के देता है। क्लियर? अंशुल? मतलब सर अगर स्टूडेंट एड्रेस के अंदर एक और कोई लिस्ट होगी तब? राइट, तो उसके लिए देन इंक्लूड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन पता है सबको क्या होता है? जैसे कि हमारी एक एसक्यूएल क्वेरी है, ठीक है, और हमने क्या काम किया, एक एसक्यूएल क्वेरी में मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, सिलेक्ट स्टार की जगह मुझे कुछ कुछ कॉलम चाहिए। जैसे कि मैंने गेट कर लिया सिलेक्ट आईडी कोमा नेम कोमा फादर नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। जब हमें सारे कॉलम गेट ना करके हमें कुछ ही कॉलम गेट करने हैं, ठीक है,
तो हम प्रोजेक्शन को यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन को कैसे कर सकते हैं ये भी समझा देता हूं मैं तुम्हें। देखो अब ये मुझे स्टूडेंट का सारा डेटा दे रही थी, ठीक है। अब मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मैं क्या काम करूंगा, ठीक है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट एस इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे बना दिया न्यू, न्यू यहाँ पे, एक सेकेंड मैं सिंटैक्स भूल गया, एस इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, सही था ना। अब मुझे क्या डेटा चाहिए, मैंने कह दिया कि आईडी में चाहिए मुझे एस डॉट आईडी, ठीक है, और नेम में चाहिए मुझे एस डॉट नेम, बस मुझे यही दो चीज चाहिए, बाकी मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। एंड देन डॉट टू लिस्ट, कि मुझे हर एक स्टूडेंट का आईडी और नेम दे दो, ठीक है, सारी चीजें मत दो। अब प्रॉब्लम हो जाएगी, अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना, अब वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, जो मुझे आईडी और नेम ये दो चीजें देगा, और मैं रिटर्न क्या काम कर रहा था, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कर रहा था, तो अब मुझे इसका रिटर्न मेथड भी कुछ और बनाना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं बस ये प्रोजेक्शन समझाना था कि अगर मुझे सारे कॉलम नहीं भेजने, मुझे कुछ कॉलम ही भेजना है, तो मैं यहाँ से ऐसे भेज सकता हूँ, जैसे कि इसको अभी के लिए डायनामिक करके भेज सकता है, ठीक है। अब एक बार चला के देख लेते हैं क्या देगा ये। ये सब जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड है ना, मान के चलो पूरा का पूरा लिंक क्यू से रिलेटेड है। तो देखो क्या दिया इसने, आईडी नेम आईडी नेम आईडी नेम, हर एक स्टूडेंट का आईडी और नेम निकाल के दे दिया। मैंने कहा कि मुझे सभी स्टूडेंट के सारे कॉलम ना चाह के मुझे बस दो ही कॉलम चाहिए। क्लियर? तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन भी हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो लेजी लोडिंग होता है, लेजी लोडिंग क्या होता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर 2 में सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेविंग डेटा पे, ठीक है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमारे डेटा को सेव कैसे करता है, ठीक है। तो पहले तो किसी भी डेटा को सेव करने के लिए ना हमारे पास दो सिनेरियो होता है, ठीक है। पहला होता है कनेक्टेड सिनेरियो, दूसरा होता है डिसकनेक्टेड सिनेरियो। तो पहला कनेक्टेड सिनेरियो क्या होता है, जब हमने एक सेम डीबी कॉन्टेक्स्ट में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं एंड देन सेम डीबी कॉन्टेक्स्ट से हम डेटा अपडेट कर रहे हैं या गेट कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा कनेक्टेड सिनेरियो। जैसे कि हमने अपने कोड में किया था, हमने अपने कोड में क्या काम किया, एक डीबी कॉन्टेक्स्ट ले लिया और सारा का सारा काम इसी कॉन्टेक्स्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है कनेक्टेड सिनेरियो। अब क्या होता है, जब भी कोई एंटिटी होती है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, आप उसमें डेटा डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या गेट करते हैं, तो वो क्या काम करता है, उस एंटिटी के स्टेट को ट्रैक करता है एंटिटी फ्रेमवर्क, और उसके बेसिस पे पता लगा लेता है कि इसमें कौन सा काम हो रहा है। तो फाइनली ये 3-4 स्टेट्स होती हैं। अगर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है एंटिटी स्टेट एडिड है, ठीक है। अगर अपडेट कर रहे हैं तो मॉडिफाइड है, और डिलीट कर रहे हैं तो डिलीटेड है। तो जैसे आप सेव चेंजेस करते हैं ना, सेव चेंजेस पे वो क्या काम करता है, देखता है कि जो हमारा एंटिटी का ऑब्जेक्ट है उस पर काम क्या हुआ है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे वो क्या काम करता है, पीछे जो क्वेरी होती है उसको रन कर देता है। क्लियर? यस सर। और ये ट्रैक ना एंटिटी फ्रेमवर्क खुद लगा लेता है कि अगर आपने एंटिटी के ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई किया है तो उसको खुद मैप कर, खुद कंपेयर करके उसको पता लग जाएगा ये मॉडिफाइड है सेव चेंजेस के टाइम पे,
डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट का पता लग जाएगा, ऐड कर रहे हैं तो ऐड का पता लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इंसर्ट डेटा का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या काम कर रहे हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट का, उसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमने क्या काम किया, सेव चेंजेस कर दिया। तो जैसे ही हम सेव चेंजेस करेंगे हमारा एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, हमारी एंटिटी को ट्रैक करेगा। तो जो उसका स्टेट होगा, एंटिटी स्टेट होगा, वो क्या होगा, एडिड। और उसने क्योंकि उसको कैसे पता लगा, उसको इसलिए पता लगा क्योंकि अगर किसी भी एंटिटी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ऐड करना है तो उसके लिए आपको एक ऐड मेथड यूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल को ऐड करना है तो उसके लिए ऐड रेंज मेथड को यूज करना पड़ेगा। अगर आपने वो मेथड यूज किया है तो उसको पता लग जाएगा कि जो एंटिटी का स्टेट है वो एडिड होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब उसको पता लग गया कि ऐड मेथड यूज किया, ऐड तो इंसर्ट के लिए यूज होता है। तो जैसे ही आप सेव चेंजेस करेंगे, सेव चेंजेस पर उस ऐड से इंसर्ट क्वेरी बना लेगा और उस इंसर्ट क्वेरी को पीछे डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कर देगा। सेम ऐसा ही अपडेट के केस में करेगा और सेम ऐसा ही वो डिलीट के केस में करेगा। अब आते हैं EF कोर के कन्वेंशंस पे, ठीक है। तो कन्वेंशंस पढ़ते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन भी है छोटा सा पार्ट, फिर 1 to 1, ठीक है। कन्वेंशंस पे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि कन्वेंशंस क्या होते हैं। कन्वेंशंस ना हमारे बेसिक रूल्स होते हैं जिसको यूज करके एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या करता है, जो हमारी क्लास होती है ना, उन क्लासेस के बेसिस पे हमारा ईडीएम बनाता है। जो वो था ना एंटिटी डेटा मॉडल, और एंटिटी डेटा मॉडल क्या काम करता था, 3 मॉडल बना लेता था। एक तो क्लासेस का मॉडल, ठीक है, एक मैपिंग का मॉडल और एक डेटाबेस स्कीमा का मॉडल, ठीक है। और उसके बेसिस पे डिजाइन वो क्या काम करता था, जब आप माइग्रेशन करते थे तो माइग्रेशन के बेसिस पे वो चेक करता था कि जो टेबल आपने कॉन्टेक्स्ट क्लास में डीबी सेट प्रॉपर्टी के अंदर ऐड किया, उन सब के लिए उसको टेबल जनरेट करनी है। अब उस क्लास में गए, सपोज करो आपने यहाँ पे स्टूडेंट्स दे दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास की उसको टेबल जनरेट करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट टेबल में जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे कॉलम उसको बनाने पड़ेंगे। अब जैसे कि क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास के अंदर आपने ग्रेड क्लास दिया था तो उसको एक ग्रेड क्लास भी बनानी पड़ेगी और ग्रेड क्लास की जो फॉरेन की थी वो स्टूडेंट क्लास में ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क में जो ईडीएम मॉडल होता है, ईडीएम मॉडल के जो वो बेसिकली 3 मॉडल बनाता है, उनको यूज करके वो पूरी पूरी मैपिंग कर देता है, ठीक है। और वो तीनों मॉडल पता है, जो स्टोरेज मॉडल होता है वो क्या काम कर, नहीं 3 होते हैं ना, मैं भी भूल गया कौन कौन से मॉडल होता है, कंसेप्चुअल मॉडल, स्टोरेज मॉडल एंड देन मैपिंग। कंसेप्चुअल मॉडल हमारे क्लासेस और उनकी मैपिंग को स्टोर करता है। जो हमारा स्टोरेज मॉडल होता है वो डेटाबेस स्कीमा, टेबल्स, कॉलम्स उनको सेव करता है। और जो मैपिंग होती है वो एक दूसरे से आपस में कैसे रिलेट करेंगे, ये जैसे कि ये ग्रेड कॉलम है, इसकी एक ग्रेड टेबल बना दी, स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एक टेबल बना दी, ये सारे के सारे कॉलम इस टेबल्स में होने चाहिए, वो होता है मैपिंग के अंदर। क्लियर? जैसे कि इसने क्या काम किया, ग्रेड टेबल के अंदर 3 कॉलम थे तो उसने 3 ही कॉलम बना दिया, ठीक है। अब ग्रेड कॉलम के अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट था तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मल्टीपल स्टूडेंट का एक ही ग्रेड हो सकता है। तो उसने इसलिए उसने क्या काम किया होगा, स्टूडेंट टेबल पे ग्रेड आईडी डाल दिया होगा। तो स्टूडेंट टेबल पे उसने यहाँ पे ग्रेड आईडी डाल दिया एज ए फॉरेन की। तो ये पूरी की पूरी हमारी मैपिंग होती है। अब आ जाता है डेटा टाइप पे कि किस डेटा टाइप को किस डेटा टाइप से मैप करना है,
क्योंकि जब आप सीक्वल में काम करते हो तो नंबर को तो दोनों जगह इंटीजर ही देते हो, डेसिमल को डेसिमल देते हो, यहाँ पे फ्लोट, यहाँ पे रियल। सी शार्प में हम सारा स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है, और सीक्वल सर्वर में हम क्या देते हैं, एनवार कैर मैक्स। तो ये वो टाइप है कि वो किस टाइप को किस टाइप से मैप करेगा, ठीक है। जो नलेबल कॉलम होते हैं उनको वो नलेबल से ही ऐड कर देगा, ठीक है। अगर हमें नलेबल कॉलम अपने सी शार्प में बनाना है तो जो हमारा डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप के बाद में एकदम क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्लियर। जो हमारी प्राइमरी की बनानी होती है, प्राइमरी की बनाने के लिए आप क्या काम कर दो, उस पर डेटा एनोटेशन ऐड कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैप्स के ई वाई ये ऐड कर दोगे तो जब माइग्रेशन करेंगे वो समझ में पाता है कि इस क्लास में इस वाले कॉलम पे प्राइमरी की सेट करनी है, ठीक है। जैसे ही आप रेफरेंस देते हो एक टेबल के अंदर दूसरी टेबल का, या एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का रेफरेंस देते हो, तो उस रेफरेंस से वो क्या काम करता है, फॉरेन की खुद से डिफाइन कर लेता है, ठीक है। और वो फॉरेन की जैसी टेबल जनरेट होगी वहां पे एक फॉरेन की कॉलम खुद से आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर अभी तक? यस सर। और इसने बताया इंडेक्स, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जब भी हम क्या काम करते हैं, किसी टेबल में किसी कॉलम पे प्राइमरी की सेट करते हैं तो उस कॉलम पे एक क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। और बाकी किसी भी कॉलम पे आप नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप पे। सर ये इंडेक्स का क्या है? इंडेक्स मैंने पढ़ाए थे सीक्वल में, तन में याद नहीं है? और मुझे भी नहीं पता था इंडेक्स वाला आपने बताए थे। अलीशा बताए थे या नहीं? मेरे को याद है बताए थे। सर मुझे भी याद नहीं। मानसी यस सर। बताए थे या नहीं? यस सर बताए थे। अभिषेक अभिषेक यस सर। बताए थे? सर ध्यान नहीं सर। एक काम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा बता अभिषेक, कल कॉलेज जाएगा कि? कल मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे की क्लास कर लूँ और 2 घंटे की क्लास ही मैं परसों लूँ। सर। कल तो जाऊंगा सर मैं ऑफिस। जाएगा यार, जल्दी आ जा, मेरे को ना यस। बहुत लेट हो जाता है कल। नहीं सर कल ना सर वहाँ पे वैसे भी कुछ हुआ है क्योंकि उनके सर बाहर से कनाडा वगैरह से उनके सर मिलने वाले आ रहे कोई, तो कह रहे थे कल किसी को भी छुट्टी नहीं रखनी। तो कल तू एक काम कर फिर, तू कल वीडियो से पढ़ लिया एंड देन तेरे जितने भी डाउट्स होंगे ना कल रात को पढ़ ले, बाकी परसों मुझसे पूछ लियो। मैं नहीं ना बाकी लोगों की कल ठीक। क्लास ले लूंगा। सर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है क्या सर? क्योंकि हाँ यूट्यूब पे तो सर एक ही डल लिया है। नहीं, मैं डलवा दूंगा, वो निक्की ने अपलोड नहीं की, ठीक है। तो कल की जो भी क्लास होगी ना मैं पक्का वीडियो तुझे याद से डलवा दूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, एंड देन परसों ना मैं सबसे पहले 10 मिनट तेरे डाउट क्लियर करूंगा अगर तेरा कोई भी डाउट होता है, ठीक है सर। ठीक है। सर अब वो ना सर एपीआई में भी सर मैं पोस्ट में डाटा डालता हूँ ना, तो सर वो अगर स्टूडेंट एड्रेस को डालता हूँ तो पता नहीं सर वो एक्सेप्ट नहीं करता उसे। ये क्या काम करना है, मैं ना बाकी सब लोगों के डाउट क्लियर कर पाता हूँ, कई बार ना तेरे ही नहीं होते, ठीक है। जो संडे यस 2 घंटे सर। की क्लास होगी ना, उस 2 घंटे की क्लास में आधा घंटा तेरा अकेले का, ठीक है सर। ठीक है। तो जो भी तू पूछेगा इतना कोई नहीं पूछेगा, इतना तेरे सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, ठीक है सर। ठीक है। पर क्लास ठीक। जो होगी सुबह 10 नहीं, सुबह 9:30 या 10 बजे, 10 से नहीं 12, सर। सर संडे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, किसी टाइम कर लो। ठीक है। तो यार अब कल का टाइम बता दो, कल किस टाइम क्लास कनेक्ट करें? कर लो सर, कभी भी कर लो। कल 11 बजे कर लें? 11 नहीं, 12 बजे कर लेते हैं, 12 से 2। सर नहीं, कल तो मुझे कॉलेज जाना है। अलीशा क्यों जाना है तुम्हें कॉलेज कल? सर लैब है। किस टाइम है लैब तुम्हारी? सर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। तो या तो उससे पहले हो जाए या बाद में हो जाए क्लास, हाँ। सर उससे पहले क्लास भी है। कहाँ की? सर कॉलेज की। तो 3 बजे कर लें क्लास, फाइनली 3:30 बजे कर लें, 3:30 से 5:30। यस सर, इस टाइम कर लो। ठीक है, 3:30 से 5 करते हैं, सर 1:30 मुझे घंटे। सर मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ा है। अंशुल टेस्ट ले लिया यार एक और दिन, छुट्टी कर दिया, काम दे दिया, उन्हें आधा घंटा पहले बुला ले बच्चों को।
या तू इतना 15 मिनट म्यूट करके उन्हें काम देता रही हो, ठीक है। तेरे चक्कर में मैं भी तो देख किस टाइम लेट जाता हूँ बाइक से। मैनेज कर, ठीक है। तो कल 3:30 बजे क्लास रखते हैं, 3:30 से 5 या 5:30 तक, ठीक है। कल ये ठीक है जो पार्ट है ना, कल हम सारा पढ़ लेंगे एंड देन इसकी कोडिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इससे आगे का कल ही बताऊंगा, 1 to 1, 1 to many, many to many मैपिंग क्या होती है। आपको क्या काम करना है, जो क्वेरी वाला पोर्शन है ना यहाँ पे, लिंक टू एंटिटीज, ठीक है। ईगर लोडिंग क्या होता है, इंक्लूड, देन इंक्लूड, ठीक है। फ्रॉम रो सीक्वल, ये फ्रॉम सीक्वल नहीं होता, फ्रॉम रो सीक्वल होता है इसमें, ठीक है। वो मल्टीपल इंक्लूड्स, ठीक है। ये सारी चीजें ट्राई करके देखो, प्रोजेक्शन ट्राई करके देखो, ठीक है। और फिर सेविंग डेटा में ये तो ही सिंपल ही था, ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा करना नहीं था। उसके बाद मैं कल कन्वेंशन पढ़ाऊंगा, एक ना सब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ट्राई करके देखेंगे। चलो कल ये क्लास में ही करते हैं, ठीक है भाई। अभी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का आइडिया हो रहा है तन में, हार्ड तो नहीं है ना? नहीं सर, ये तो ठीक ही लग रही है सर, आसान से लग रहा है। इजी सही है ना, बस ये है कि पूरा का पूरा लिंक पे डिपेंडेड है। सर वो समझ में आ गया ना, तो ये आ ही जाएगा समझ में, मतलब वो शुरू में आ रहा था ना, तो अब ठीक है, मतलब थोड़ा बैलेंस पर चल। हाँ ठीक है यार, तुम्हारे जो दोस्त होंगे ना किसी कॉलेज वगैरह में, अगर उन्हें edu डोमेन की आईडी मिलती होगी, कुछ कॉलेज वाले ना देते हैं आईडी। सर वो निकुल कह रहे थे ना यार उसकी आईडी मैंने ना पूरी यूज कर ली, उसमें $110 मिलते थे, मैं पूरे यूज कर चुका हूँ। अब पूछ लेंगे एक दो से हम भी, एक बार बात कर लो, क्योंकि पता क्या है, हम तभी काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे सब मिलके, वरना नहीं हो पाएगा। सर क्या बोल रहे हो आप, ईडीओ डोमेन? edu डोमेन की आईडी आते हैं। सर देते क्यों है कॉलेज वाले का सर? हाँ मतलब यूज किस लिए कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं सर, ये बता दो हमको एक बार। यार सब कॉलेज वाले जो edu डोमेन की आईडी होते हैं ना, सब कॉलेज वाले क्या काम करते हैं, एक एक मेल आईडी बना के देते हैं, ताकि कॉलेज के जितने भी मेल ये वो काम आएंगे सब उसी आईडी पे आएंगे, ठीक है। और जो edu डोमेन की आईडी होते हैं ना, उसपे स्टूडेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अच्छा कोई सर पूछ लेंगे किसी के पास। ठीक है यार, सब पता करना, अगर किसी के भी पास मिल जाए ना, तो 1-2 आईडी का अरेंजमेंट करो, ताकि हम सारे एक प्रोजेक्ट बनाए और फिर आप उस सब प्रोजेक्ट को दिखा पाए, ठीक है। तो इस वीक हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, यार ये ना क्लास लंबी खिंचेगी, दिसंबर में तो कैसे भी नहीं पूरा होता है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर समझ लें, ठीक है। उसके बाद ये संडे तक हो जाएगा, परसों तक एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पूरा, ठीक है। मंडे से वेब एपीआई में जाते हैं, वेब एपीआई नेक्स्ट वीक पूरा वेब एपीआई पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर डॉट नेट कोर के कुछ कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जो कि अभी नहीं पढ़ सकते, वो जब वेब एपीआई पे काम करना शुरू कर देंगे ना, उसके बाद ही पढ़े जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। एक बात बोलनी थी। जी